नमस्कार दोस्तों बायो में आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग। आप लोगों ने कोशिका का संरचना देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम इत्यादि बहुत सारे अंग का बात किया था। अब उसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो 1 नंबर आप हेडिंग दीजिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति क्या होता है। ये कोशिका भित्ति जो होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना एक कठोर आवरण होता है। पेड़ पौधों को आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाहरी जो आवरण होते हैं बहुत कठोर होते हैं, तो वो कोशिका भित्ति का ही बना होता है। ये कुछ जीवों में जो होता है कोशिका भित्ति लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन इत्यादि का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति जो होता है ये काइटिन का बना होता है। ठीक है, चलिए इन सब को हम लिख लेते हैं, फिर आगे बताते रहेंगे आप लोगों को। देखिए, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तथा यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए, आप लोग लिखते रहिए पॉइंट बना के कि कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है और यह कठोर आवरण होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसा होता है, तो ये कठोर होता है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि कुछ जीवों में कोशिका भित्ति लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन, ठीक है, आदि का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। ठीक है, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये काइटिन का बना होता है। आगे देखिए, कोशिका भित्ति कैसा ये पदार्थ है, तो ये एक मृत भाग है। ठीक है, और पूर्णतः पारगम्य होता है। कहने का मतलब पूर्णतः पारगम्य का मतलब कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, लिखिए इसको, कोशिका भित्ति एक मृत भाग है। कोशिका भित्ति कैसा है, मृत भाग है। यह पूर्णतः पारगम्य होता है।
ये कैसा होता है, तो पूर्णतः पारगम्य होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आ जा सकता है। चलिए इसके आगे हम बताते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इसमें आगे हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य क्या होता है। लिखिए इसको, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य। कोशिका को बाहरी चोट से बचाना, चोट से बचाना, ठीक है, और एवं कोशिका का आकृति प्रदान करना, कोशिका का आकृति प्रदान करना, ठीक है, होता है। ये कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है। कोई भी चोट बाहरी, जैसे पेड़ पौधे आप लोगों ने देखा होगा, उनको बहुत सारे चोटों, मतलब कि हवा, बरसात, हर प्रकार की समस्या को झेलना पड़ता है, तो उनको बचाने के लिए तो कोई नहीं जाता है, वो खुद से अपना समस्या को समाधान करता है। तो ये कोशिका भित्ति जो होता है ये कठोर होता है। चलिए आगे हम देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली। देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। आप लोगों ने कोशिका संरचना में देखा था कि प्लाज्मा झिल्ली ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम लिखते हैं, फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है एक पतला अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, पतला होता है। लिखिए इसको, प्लाज्मा झिल्ली एक पतला अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, ये एक पतला अर्धपारगम्य, कहने का मतलब कि इसमें हर चीज़ नहीं जा सकता है। कोशिका को जो जो चीज़ का ज़रूरत होगा वही इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, इसलिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। आगे लिखिए इसमें कि यह फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है, तो फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है, ठीक। आगे देखिए प्लाज्मा झिल्ली का जो बनावट है, इसको वैज्ञानिक थे सिंगर एवं निकोलसन, ठीक है, एस.जे. सिंगर एवं निकोलसन, इन्होंने एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोजेक मॉडल। यही मॉडल जो है सर्वाधिक मान्यता इनके मॉडल को दिया गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली का बनावट को एस.जे. सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया, ठीक है। ये मॉडल का नाम क्या था, फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है। ये मॉडल कौन सा था, फ्लूइड मोजेक मॉडल था। इसी मॉडल को सर्वाधिक क्या है, मान्यता प्राप्त है,
ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये वैज्ञानिक है एस.जे. सिंगर एवं निकोलसन, इनके द्वारा दिया गया। इसी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ये कोशिका के अंदर के जो भी सांद्रता एवं पीएच मान होता है उसके प्रसारण विधि के द्वारा नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर के सांद्रता एवं पीएच को प्रसारण विधि द्वारा क्या करता है? नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए इतना तो आपका हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि ये प्रसारण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रसारण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, देखिए प्रसारण क्या होता है। दोस्तों, विलायक का जो उच्च सांद्रता होता है उससे निम्न सांद्रता में अगर कोई विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम प्रसारण बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। विलायक के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होता है तो इस प्रकार की घटना को प्रसारण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एक कोई बर्तन ले लीजिए आप, ये मान लीजिए कोई बर्तन है और इसमें बीचों बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दीजिए। ठीक है, चलिए झिल्ली लग गया। अब इसमें इन दोनों में आप नमक और चीनी का घोल भर दीजिए। तो ये जो है इसमें हम भरते हैं विलायक का निम्न सांद्रता। विलायक का निम्न सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि इसमें पानी और नमक का जो घोल है बहुत ज़्यादा है, यानी इसमें और नमक डालिएगा आप तो ये इसमें घुल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि नमक ज़्यादा हो गया है, पानी की मात्रा कम है और इसमें नमक कम है, पानी ज़्यादा है। तो इसमें नमक और डालिएगा तो इसमें और नमक घुलेगा। इसको हम थोड़ा कलर कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा विलायक का निम्न सांद्रता। कहने का मतलब कि ये इसमें और अगर नमक डालें तो ये घुल नहीं पाएगा, विलायक नहीं हो पाएगा। तो लिख लेते हैं विलायक का निम्न सांद्रता। ठीक है, और ये क्या होगा? विलायक का उच्च सांद्रता, इसमें और नमक घुल सकता है, विलय हो सकता है। विलायक का उच्च सांद्रता।
ठीक है, आगे देखिए, ये जो आप पट्टी लगाए हैं इसका नाम क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें नमक ज़्यादा है, पानी कम है, इसमें पानी है, नमक कम है, तो आपका विलयन किधर से किधर जाएगा? हाँ, पानी इसमें अगर ज़्यादा है तो पानी इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? नमक तो इसमें से इसमें आएगा नहीं, तो पानी इसमें जाएगा। कोई भी चीज़ अपने में संतुलन बनाना चाहता है, मान लीजिए कि ठंडी का भी मौसम है, यहाँ पे कोई एक बर्तन रख दीजिए जो ठंडा है और यहाँ पे कोई एक बर्तन रखिए जो बहुत गर्म है, तो इसका ऊर्जा किधर से किधर जाएगा? इधर से इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? दोनों अपने में संतुलन बनाना चाहेंगे। ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज़ अपना संतुलन एक दूसरे के बराबर होना चाहता है, तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र इधर होगा और जब तक होगा तब तक कि ये दोनों अपने में बराबर ना हो जाए। उसी प्रकार इसमें से इसमें पानी जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर पानी की कमी है, इसमें पानी ज़्यादा है, नमक कम है। ठीक है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं कि ये विलायक का उच्च सांद्रता है, तो इसमें क्या क्या है इसको लिख लेते हैं कि इसमें पानी ज़्यादा और नमक कम है। पानी ज़्यादा, नमक कम, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे, हाइपोटोनिक। विलयन में नमक, पानी ज़्यादा, नमक कम, तो हाइपोटोनिक। और इसको क्या बोलेंगे? इसमें पानी कम, नमक ज़्यादा, तो इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में प्रसरण के प्रकार। 2 प्रकार के ये होते हैं, अंतःप्रसरण, बाह्य प्रसरण। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।